चलिए, कल तो मैंने आपको काफी सारा कुछ कंप्लीट करवा दिया था, आपने देख मैम कल लिया कहाँ तक भी हुआ था? होगा। सेक्शन नंबर 10। 10 एविडेंस एक्ट कंप्लीट किया था मैंने। ठीक है, ये आपके सामने है, स्क्रीन पे देख लीजिए। कल मैंने इसके बारे में भी बताया था कि जब एविडेंस को लिया जाता है, देखिए यहाँ पे यू कैन सी द केस नंबर, दिख रहा है यहाँ पे केस नंबर। तो मैम नहीं दिख रही है। हाँ, क्या स्क्रीन देखो ना आप। मैम बैक हो गया। क्या बैक हो गया? स्क्रीन पे तो है, केस नंबर है मैम, है। दिख रहा है ना, मर्डर केस नंबर, एविडेंस, पुलिस डिपार्टमेंट, आइटम नंबर, डेट, केस। आप अपने ना फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाओ, ठीक है। मुझे भी हो रही है, उसमें आपको हो रही यस है मैम, स्क्रीन हो शेयर? रही है, हो रही है। सामने तो दिख रही है। मर्डर केस नंबर, एजेंसी, यस मैम, सिटी। केस नंबर दिख रही है। सब तो केस दिख नंबर रहा है है, फिर आपको क्या बोल। 45 46 48। अरे वो पिक्चर फॉर्मेट में है, ऐसे लिखा नहीं है, पिक्चर फॉर्मेट में है। चलो दिख रहा है ना, मतलब। चलो, ये मैंने कल पूरा कंप्लीट कर लिया था ऑलरेडी। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 11 पे। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी कल। सेक्शन नंबर 11, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। ठीक है, इसको प्ली ऑफ एलिबी कहा जाता है, ये सेक्शन को, ये तो अपने को पता है। ठीक है, लेकिन इसमें प्ली ऑफ बीइंग समवेयर एल्स इज प्ली ऑफ एलिबी। ठीक है, कि मैं यहां नहीं था, मैं कहीं और था, दिस इज प्ली ऑफ। हम प्ली लेते हैं ना कोर्ट के सामने कि मैं तो था ही नहीं, मैं तो लंदन गया था, मैं तो पेरिस गया था, मेरी मम्मी के पास गया था। तो प्ली ऑफ एलिबी का मतलब होता है प्ली ऑफ बीइंग समवेयर एल्स। ठीक है, अब जब हम सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट। अब ये कैसे हो जाएगा भाई रेलेवेंसी? जो फैक्ट्स रेलेवेंट है ही नहीं, वो रेलेवेंट कैसे हो जाएंगे? क्या कोई ट्रिक व्रिक है क्या? इफ दे आर इनकंसिस्टेंट। अभी ये वर्ड इनकंसिस्टेंट मैं बताऊंगी क्या है। विथ एनी फैक्ट इन इशू, जो इनकंसिस्टेंट है, यानी फैक्ट इन इशू के साथ में इसका कोई भेद ही नहीं है, कोई रेलेवेंसी ही नहीं है। इफ बाय themselves or in connection with any other facts they make existence or non-existence। है भी, नहीं भी। क्या नहीं है? कोई फैक्ट इन इशू। है भी, नहीं भी, कोई फैक्ट इन इशू जो कि रेलेवेंट फैक्ट है, वो हाईली प्रोबेबल है और हाईली इम्प्रोबेबल। मैं बताती हूँ हाईली प्रोबेबल। पहले हम सेक्शन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ओके, इलस्ट्रेशन बोलता है द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट कलकत्ता ऑन अ सर्टेन डे। क्या विक्की ने क्राइम किया है कलकत्ता में इस दिन पर? सर्टेन डे का मतलब है कौन सा भी एक डेट पकड़ के चलते हैं। ठीक है, द फैक्ट दैट ऑन दैट डे विक्की तो लाहौर में था। ठीक है, इज रेलेवेंट, यानी कि दोनों चीजें बताई गई है। मर्डर की भी बात गई गई है, कलकत्ता की बात बताई गई है, फिर लाहौर बोलता है कि विक्की जो है लाहौर में है। तो फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, यानी कि जो समय पे क्राइम कमिट किया गया था, जो विक्की है वो डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस था, यानी कि वो कलकत्ता में था ही नहीं, वो कहाँ था? लाहौर में। ठीक है, विच वुड रेंडर हाईली इम्प्रोबेबल दो नॉट इम्पॉसिबल। हो सकता है, नॉट इम्पॉसिबल ऐसे भी हो सकता है कि कोई वो अपने काम से निकल गया, जैसे कि कभी कभी वो ऐसे करता है कि मैम आज मैं क्लास से पढ़ रहा हूँ, हो सकता है वो निकल लिया रहे क्लास के बहाने कि चलो मम्मी से मिलके आता हूँ,
कुछ काम करके आता हूँ, कुछ भी हो सकता है ना, अगर मैं प्रिडिक्शन करने जाऊं तो एनीथिंग इज पॉसिबल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि क्राइम हुआ है कि नहीं, तो दैट ही कमिटेड इट इज रेलेवेंट, उसने किया है इज रेलेवेंट। द क्वेश्चन इज वेदर, अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम, द सर्कमस्टेंसेस आर दैट द क्राइम मस्ट हैव कमिटेड, या तो ए ने किया रहेगा, या तो बी ने किया होगा, या तो सी ने किया होगा, या तो डी ने किया होगा। तू नहीं तो तू, तू नहीं तो तू। तो एवरी फैक्ट जो बताता है क्राइम हुआ है by no one else, that is what not committed by either B, C, जो नहीं कमिट किया गया है वो B और C ने नहीं किया है, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ सेक्शन नंबर 11 इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अरे ये तो विक्की का बेटा है, ये तो उसके जैसे ही दिख रहा है ना, उसकी शक्ल जो है वो टोटली उसके जैसे दिख रही है, यानी कि विक्की जो है पैटर्निटी को डिनाई कर रहा है, नहीं ये मेरा बेटा है ही नहीं, मैं नहीं जानता हूं, मुझे नहीं पता। पर मुझे देख के तो समझ में आ रहा है ना, फैक्ट क्या बोल रहा है कि ये विक्की का ही बेटा है, और विक्की इनकंसिस्टेंट बोल रहा है कि नहीं वो मेरा बेटा ही नहीं है। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट फैक्ट देना चाह रहा है। देखिए मैंने उसको बोल्ड में यहाँ पे डार्क किया हुआ है, इनकंसिस्टेंट का मतलब समझे आप। हाँ, अब सेल्फ इंजुरी क्या होती है मैं आपको बता दूं कि बलराज चौहान, आपने नायक मूवी तो देखी होगी, उसमें एक पिक्चराइजेशन सीन है। कैसा सीन कि जो बलराज चौहान है, कौन है भाई बलराज चौहान, उसमें एक पॉलिटिशियन है। ठीक है, एक दिन का सीएम बन जाता है शिवाजी राव। ठीक है, और एक्चुअली देखा जाए तो शिवाजी राव जो है वो तो एक्चुअली क्या करता है, प्रेस में काम करता है, मीडिया में काम करता है, उसका क्या लेना देना है ना इस चीज से। पर जब वो एक दिन का सीएम बनता है तो उसने क्या किया, जब ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए उसने खुद को सेल्फ इंजुरी किया, अपना हाथ काट डाला और बोला कि इसने किया है। ठीक है, क्या समझ में आया ये बात? क्या उसने आप ऐसा सीन था ना, उसने कुछ तो गोली वोली मारी थी अपने आप को, कुछ जी तो ये मैम, जी सीन जी, था, नायक कुछ मूवी का तो सीन गोली है। मार दी थी उसने अपने यस आप मैम। को, है ना। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था, उसने उसने क्या बोला, मैंने कुछ नहीं किया है, बलराज चौहान ने मुझे गोली मारी है। पर ये तो इनकंसिस्टेंट है ना, उसने अपने आप को सेल्फ इंजुरी की, गोली खुद को मारती, लेकिन नाम किसका दिया, बलराज चौहान का। याद आया ये बात, समझ में आया? चलो, फर्दर हाईली प्रोबेबल और हाईली इम्प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने मेरी क्लास अटेंड पहले की है तो ये पता होना चाहिए। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी शूट आउट एट वडाला, आपने देखा होगा ना, एनकाउंटर केस में क्या होता है, हाँ याद है कि नहीं? एनकाउंटर केस में क्या होता है मालूम है? कोई पहले पैर में मारते ऑफिसर, गोली। हाँ पुलिस क्या करती है, एनकाउंटर कर देती है। रेपिस्ट का एनकाउंटर कर दिया था लास्ट एक स्टेट में, कोई तो रेप हुआ था, तो 3 जनों को पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी। जब वो स्पॉट पे लेके गई थी और स्पॉट पे लेके जाने के बाद ही उनका एनकाउंटर कर दिया। सुना होगा आपने, 3 लड़के थे और उस पुलिस क्या की थी, उनको स्पॉट पे लेके गई थी। स्पॉट एक्चुअली उनका बहाना था, मैं एलिगेशन नहीं लगा रही हूं यहाँ पे, सिर्फ मैं हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल का मतलब एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। पुलिस ने क्या किया, तीनों का जगह पे पुलिस ने ये दिखाया कि वो वहां से क्राइम सीन से भाग रहे थे। पुलिस ने ये दिखाया कि जो तीनों के तीनों बंदे थे क्राइम सीन से भाग रहे थे, इसीलिए पुलिस को उनका एनकाउंटर करना पड़ा। क्या समझा इतना विक्की? हाँ यस मैम, समझे। हाँ, तो अब एनकाउंटर करने के बाद जो बैलिस्टिक रिपोर्ट होती है, मैं आपको बता दूं कि उस दिन मैं
जब कोर्ट में खड़ी थी, ठीक है, तो हमारे जो पुलिस वाले होते हैं फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, कुछ ऑफिसर्स होती है लेडी कांस्टेबल्स, फ्रेंडशिप कर लेती है, बातें बातें कर लेती है। तो मुझे थोड़ा आदत है बात बात करने का, तो उसके हाथ में ना SLR थी, गन। तो मैंने बोला ये तो बहुत फुचकी गम लग रही है, कुछ मजा तो नहीं आ रहा है। मैंने बोला मेरे को दिखाना ये कैसी रहती है। तो पुलिस ऑफिसर को तो मुझे गन दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन फ्रेंडशिप में बोला कि चल ठीक है दिखा देती हूँ। ठीक है, उसके हाथ में SLR गन थी और दूसरे के हाथ में कोई दूसरी गन थी। तो मैंने बोला कि मुझे दिखाना इसकी गोली कैसे रहती है। तो अगर समझो जो पुलिस ने एनकाउंटर किया था तो वो कौन से गन की गोली से हुआ है? द पिस्टल यूज फॉर एनकाउंटर, क्या वो गन से चली थी या नहीं थी, उसका बैलिस्टिक रिपोर्ट आता है। हाँ, एनकाउंटर करते समय SLR से गोली चली थी, ये SLR उस्मा के नाम पे है। तो दिस इज द बैलिस्टिक रिपोर्ट विच स्टेट्स अबाउट दिस थिंग। तो क्राइम सीन समझा कैसे एक फैक्ट जो कि रेलेवेंट नहीं है पर फिर भी रेलेवेंट हो जाता है। इसीलिए हमने इसमें क्या क्या देखा, कंसिस्टेंट के बारे में देखा, इनकंसिस्टेंट के बारे में देखा, हाईली प्रोबेबल के बारे में देखा, हाईली इम्प्रोबेबल के बारे में देखा, पर्टिनिटी समझा कि पर्टिनिटी क्या होती है, कि एक बच्चा मेरा नहीं है वो किसी और का है, उसको डिनाय करते हुए देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने बैलिस्टिक रिपोर्ट के बारे में देखा। तो ये सारा का सारा एंगल जो है वो सेक्शन नंबर 11 से रिलेट करता है। गॉट इट? पैटर्निटी, सेल्फ इंजरी और एलिबी। यस। तो आप अपने पॉइंट्स ये लिख लीजिए, हमेशा के लिए याद रहेगा कि मैंने जो आपसे कहा। ठीक है, क्लियर? चलूं आगे? 11 क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? ओके, चलिए सेक्शन नंबर 12, इन सूट फॉर डैमेजेस। अब डैमेज आ गया ना तो हमारा माथा ना गोल गोल घूमने लगता है कि यार अगर फैक्ट्स डैमेजेस को लेकर बात करता है तो ये मैम CPC 11 में में केस होना लॉज भी चाहिए है, ना। हाँ, केस लॉज भी दिए हुए हैं 11 में, 611 हर में। केस में, हर सेक्शन में अरे होता है। हर सेक्शन में केस लॉ होता है, मैंने कितनी बार बताया है, हर सेक्शन में केस लॉस होते हैं। बताऊं अभी मैं आपको? हाँ, लखन सिंह वर्सेस पप्पू, नहीं, मुंशी पप्पू प्रसाद वर्सेस वर्सेस स्टेट स्टेट ऑफ ऑफ बिहार का केस दिल्ली। है। मुंशी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ हाँ, बिहार है। हाँ, और विनय दशरथी कुमार सिंह प्रसाद वर्सेस रेड्डी का स्टेट ऑफ केस है। बिहार। ज्यादातर तुषार बिहार के पांडे, केस हैं क्योंकि बैलिस्टिक का मसला ज्यादातर वही होता है, इसीलिए। एक पंजाब का केस है दलाल सिंह वर्सेस JM सिंह, यस मैम, पंजाब का यस केस मैम। है, एलिबी के बारे में डिस्कस किया गया है। आपको बोलो मैं केस लॉस भी बताती हूँ, मुझे क्या है, मैं अभी बता देती हूँ। बताऊं? नहीं कर मैम, कर वो एक लेंगे, साथ कर किसी लेंगे दिन अभी। सारा केस लो, अरे एक ही 500 साथ केस कर लॉस लो। CRPC के दिए, एक तो पढ़ो पहले, एक यस तो मैम। खत्म करो। एविडेंस के बेचती हूँ, मेरे पास सारे के सारे बने पड़े हुए हैं, सिर्फ सेंड आउट करना है मेरे को। चलिए, सेक्शन नंबर 12, इन सूट फॉर डैमेजेस। जहां पे डैमेजेस आ गया तो वहां तो CRPC नाचते हुए आनी चाहिए। अरे तो क्या एविडेंस को CPC को एविडेंस नहीं लगता क्या भाई? ऐसा तो है नहीं, है ना? क्योंकि देखा जाए तो ये पार्ट ऑफ पार्सल है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं कि सेक्शन 12 को प्योर सेक्शन ऑफ CPC कहा जाता है, ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ओके, इस सेक्शन को ये भी जैसे उसको प्ली ऑफ एलिबी कहा जाता है ना, इसको प्योर सेक्शन ऑफ CPC कहा जाता है। क्यों? यहां पे डैमेजेस आ गए, ठीक है। अनेबलिंग द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट आर रेलेवेंट। जहां पर सूट फॉर डैमेजेस आता है तो कोर्ट क्या डिटरमाइन करती है कि कितना अमाउंट देना है, कितना अमाउंट ऑट टू अवॉर्ड करना है। आपको मैं बता दूं, अवार्ड का मतलब ये होता है द डैमेजेस जो हमें कंपनसेट इन द फॉर्म ऑफ होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मनी होते हैं। कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी इज एन अवार्ड, इसी को अवार्ड बोला जाता है।
क्यों अवार्ड बोला जाता है? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट वगैरह लगा के कोर्ट हमें ये अवार्ड प्रोवाइड करती है। ठीक है, आगे जैसे आपको मैं बता दूं, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम में क्या होता है ना, अवार्ड मिलता है। तो कौन सा अवार्ड मिलता है? कोई प्राइज नहीं मिलती उसमें, उसमें आपको पैसे ही मिलते हैं, कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, इन क्लेम फॉर डैमेजेस इसमें दो फैक्ट एंड इशू होते हैं। पहला, वेदर द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू रिसीव डैमेजेस, क्या प्लेंटिफ को डैमेजेस रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड है? अगर है तो व्हाट अमाउंट, कितने अमाउंट के लिए? तो डैमेजेस इज क्लेम इन द फॉलोइंग सूट। अभी आप डैमेजेस को लेकर मैंने जैसे आपको बता दिया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इससे पहले ही मैंने कहा, जिसको हम सेक्शन नंबर 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में करते हैं, जिसमें लिबिल को लेकर, असॉल्ट को लेकर, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड ट्रेसपास को लेकर जो भी होता है उसके लिए आपको कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन एक क्लेमेंट है, ठीक है, क्लेमेंट यानी जिसको जो क्लेम कर रहा है, क्या क्लेम कर रहा है? डैमेजेस अमाउंटिंग टू ₹10,000। कोर्ट कंक्लूजन पे आता है कि हाँ, ही इज एंटाइटल्ड फॉर द सेम, उसे उतना दिया जाए। शल इंक्वायर द फैक्ट्स, कोर्ट को क्या देखना है? फैक्ट्स देखने हैं, क्या है, किस तरीके का अमाउंट है, क्या डैमेजेस मांग रहा है, किस वजह से ये डैमेजेस मांग रहा है, तो क्या इतने डैमेजेस बनते हैं देने के लिए, तो क्या मैं ये डैमेजेस इन द फॉर्म ऑफ अवार्ड दे सकता हूं? यही बोलता है सेक्शन नंबर 12। इट्स अ प्योर सेक्शन ऑफ सीपीसी। ठीक है, आप जब सीपीसी में आएंगे तो इसको डैमेजेस को लेकर मैं आपको और भी बताऊंगी कि कैसे किए जाता है। ठीक है, चलिए, अरे इसके केस लॉस बताऊं क्या विक्की? इसका हाँ नहीं दिए विक्की, हुए हैं। नहीं दिए गए? अच्छा, ठीक है। डैमेजेस को लेकर बहुत सारे केस लॉस है। फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। अब कब राइट्स और कस्टम की बात की जा रही है? ठीक है, यहां पर एंगेजमेंट फिक्स हो गई, ठीक है, दूल्हे का पता नहीं है, एंगेजमेंट तो फिक्स है, दूल्हा तो पता नहीं कौन है। तो जहां पर ऐसा कोई क्वेश्चन जो कि राइट या कस्टम को लेकर बताता है तो वो रेलेवेंट हो जाता है। हमने सेम ट्रांजैक्शन को लेकर सेक्शन नंबर 6 में रेस गेस्टे को लेकर ऑलरेडी पोस्टमार्टम किया है ना, बाय विच द राइट ऑफ क्वेश्चन इन कस्टम was created, claimed, modified, recognized, ascertain or denied which are inconsistent with his existence। अब कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि राइट और कस्टम को लेकर बोलता है, कस्टम एक्चुअली एक रूल है। देखो, आज आपके कस्टम्स होंगे कि आप गुरखा पहनते हो, हमारे कस्टम्स होंगे कि हम दुपट्टा लेते हैं सर पे। हर किसी का अपना अपना कस्टम और ट्रेडिशंस होता है। हम होली मनाते हैं, आप ईद मनाते हो, तो ये आपके कस्टम के और आपके ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग होता है। तो कस्टम एक ऐसा रूल है जो कि ऐसी रीजन से प्रिवेल करता है, जैसे कि इन अ स्पेसिफिक फैमिली, जो भी पर्सन हम साथ में रहते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे दादाजी मेरी दादी जी हम साथ में रहते हैं, तो ये हम लोगों को बाय डिफॉल्ट बाय लॉ क्या है, हम लोग एक फैमिली है जिसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो हमारे कस्टम्स हैं, हमें वो कस्टम्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर बाय चांस मैं किसी मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर लेती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस्लामिक धर्म को ये लेना पड़ेगा। तो हर किसी के अपने कस्टम है। तो जब कोई कस्टम इन क्वेश्चन में आ जाता है तो पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ राइट ऑफ अ कस्टम जो क्लेम करने होते हैं या एक्सरसाइज करने होते हैं, डिस्प्यूटेड असर्टेड, देखो जब तक डिस्प्यूट होता नहीं
जब तक कुछ ऐसी बात आती नहीं तब तक ये सारे अराइज होते हैं क्या? नहीं ना। तो राइट्स ऑफ कस्टम जो है ये लॉ डिफॉल्ट बना हुआ है कि आप जिस घर में रहते हो ना उस कस्टम्स को आपको फॉलो करना ही है। तो सेक्शन 13 इंक्लूड, देखो क्या था ना, इस पे दो कोर्ट्स की अलग अलग तरीके की ओपिनियन थी, ठीक है, कलकत्ता कोर्ट, हाई कोर्ट, जिसमें एक कोर्ट ने कहा कि जो कलकत्ता की कोर्ट है उसने कहा कि कस्टम एक इनटैंजिबल राइट है, ठीक है। कलकत्ता ने क्या कहा? कस्टम एक इनटैंजिबल राइट है। इनटैंजिबल मतलब क्या? उस्मा, इनटैंजिबल क्या होता है बच्चे? मैम नहीं मालूम हमें। किसी को पता है व्हाट इज इंटैंजिबल? मैम पता हमने है बट आ नहीं रहा है। मूवेबल इमूवेबल मैम प्रॉपर्टी के बारे में कभी नहीं पढ़ा। मैम पढ़े हैं मैम। टेंजिबल होती है जिसको छुआ जा सकता है, इंटेंजिबल जिसको मैम नहीं छुआ जा सकता। हाँ मैम हाँ, यही। जिसको नहीं छुआ जा सकता, दैट इज विजिबल। डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, ठीक है, दैट इज इंटैंजिबल। तो यहाँ पर जो कलकत्ता ने कहा, हाई कोर्ट ने, कि ये तो जो राइट ऑफ कस्टम है ना इसको तो छुआ ही नहीं जा सकता, क्योंकि हम अगर छूने जाएंगे ना, अगर हमने कहा गुरखा पहनना बंद कर दो तो आपकी कम्युनिटी के लोग बिल्कुल बहिष्कार करने लगेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम हिंदूज को बोल दिया आप लोगों ने कि आप मंदिर जाना छोड़ दो, तो हिंदूज क्या करेंगे? आप लोगों को छोड़ेंगे इस बात को लेकर? नहीं। तो ये जो है ना, इसीलिए कलकत्ता कोर्ट ने कहा कि इसको तो टच ही नहीं किया जा सकता बाबा, इससे तो दूर रहना ही ठीक है। लेकिन यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट की ओपिनियन डिफर कर गई। कैसे? क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये ऐसी राइट होती है जो टैंजिबल भी है, इनटैंजिबल भी है, जिसको छुआ भी जा सकता है और जिसको छुआ नहीं भी जा सकता है। तो सेक्शन 13 इंक्लूड नहीं सिर्फ प्राइवेट राइट करता है बट पब्लिक राइट को भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। जैसे हमने वहां प्ली ऑफ एलईबी पढ़ लिया है ना 11 में, तो 12 में हमने ये देख लिया, अब 13 में हमने कस्टम के बारे में समझ लिया, ठीक है। चलिए, नाउ फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग। अब बॉडी और बॉडीली फीलिंग का मतलब तो यही हो सकता है कि यार देखो, जब तक आप मेरी रेपुटेशन पे नहीं आओगे ना तब तक मैं चुप हूं। अगर आपने मेरी रेपुटेशन के साथ, मेरी बॉडीली माइंड के साथ, मेरी बॉडीली फीलिंग के साथ खेला ना, तो वो वाट लगाऊंगी कि याद रखोगे। तो ये फैक्ट्स जो शो करते हैं एग्जिस्टेंस की बात करता है, जो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मेरे से सहन नहीं हो रहा, मेरे को नहीं करना, जाओ तुमको जो सोचना है जाके सोचो, ये मेरा स्टेट ऑफ माइंड है। और ऑफ अ बॉडी, अब जो मैं एक्सप्रेशन दिखाऊंगी ना, मेरी आंखें बड़ी करूंगी, ठीक है, या मेरी आंखों को मैं ऐसे करूंगी, तो यहां से आपको मेरी बॉडीली फीलिंग समझ में आ जाएगी। तो सेक्शन नंबर 14 जो है ना, ये एक्चुअली मैं आपको बहुत इजी बता देती हूँ क्या है। पहले आप अपने बैरिक्स में मार्क करना स्टार्ट करो। आ जाओ सीधा इंटेंशन, सच एज इंटेंशन दिख रहा है आपको? फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड सच एज इंटेंशन को मार्क करो, पॉइंट नंबर 1। नॉलेज, पॉइंट नंबर 2। गुड फेथ, पॉइंट नंबर 3। negligence, point number 4, rashness, point number 5, ill will, point number 6, goodwill, point number 7। ठीक है, आपने लिख लिया ये। अब मैं क्या किया, एक दिन मेरे को विक्की रास्ते पे दिखा, ठीक है, मैंने क्या किया, विक्की को चाकू मार दिया, ठीक है, और मैं डर गई, अरे बाप रे मेरे से तो खून हो गया, मैं तो बर्बाद हो गई, मैंने क्या कर दिया, मुझसे तो गलती हो गई। और मैंने क्या किया, उसके बाद में जब तक विक्की का 12वां नहीं होता तब तक एक घर में जाके छुप गई मैं, ठीक है। अब विक्की मेरे क्लास में आता था, ये सभी जन जानते हैं, एवरीबडी नोस कि विक्की मेरे क्लास में प्रेजेंट रहता है, नेवर एब्सेंट रहता है, ठीक है। अब विक्की कल पार्टी पे गया था, मौका पे चौका, ठीक है, मुझे गुस्सा आया, मैंने विक्की को चाकू मार दिया, ठीक है। तो विक्की के घर वालों ने बोला
अभी पार्टी में तो बहुत सारे लोग थे, तो डाउट तो किसी पे भी आना था, ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड तो पुलिस का ये जाएगा कि इसकी दुश्मनी किसके साथ थी, इसका रीजन क्या था, क्या रीजन की वजह से इसको मारा गया होगा, पुलिस ये सोचेगी बैठ के, ठीक है। वो सीसीटीवी फुटेज की बाद में बात करेंगे। अब जैसे कि 12वीं तक मैं छुप के एक जगह पे बैठ गई थी कि विक्की के लेकर मुझे शक नहीं आएगा, और मैंने क्लास में ये डिक्लेयर कर दिया था मेरा प्यारा स्टूडेंट विक्की मर गया आज, मैं इसलिए 12 दिन क्लास नहीं लूंगी, उसके आत्मा को शांति चाहिए, ठीक है। अब पुलिस इस न्यूपोल पे आ गई कि भैया ऐसी कौन सी टीचर है भाई जो अपने स्टूडेंट के लिए 12 दिन क्लास नहीं ले रही है, घर में छुप के बैठी है, घर से नहीं निकल रही है, तो टारगेट कौन होगा, पुलिस के टारगेट में कौन आएगा, मैं आऊंगी, राइट विक्की, मैं आऊंगी। तो देखो मेरा Yes, ma'am. स्टेट ऑफ माइंड क्या है, मेरी बॉडीली फीलिंग क्या बोलती है, क्लास नहीं आओगे ना तो सच में मार डालूंगी, मस्ती कर रही हूँ, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली फीलिंग की बताता है, यानी कि शारीरिक फीलिंग्स जो होती है ना, ये उसको लेकर बता रहा है, जिसमें मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स, इंटेंशन, नॉलेज, इसके बारे में मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कल, है ना, गुड फेथ के बारे में, याद है ना उसमें, क्या नहीं। एक पॉइंट पे मैंने Yes, पूरी ma'am. की Yes, पूरी ma'am. आपको बताया था कि गुड फेथ क्या होता है, नॉलेज Yes, ma'am. क्या होता है। चलिए नॉलेज आपको बता देती हूँ, एक 5 मिनट है, फटाफट बोल देती हूँ कि जैसे मुझे नॉलेज था कि विक्की पार्टी पे जाने वाला है फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, इस बात का मुझे पूरा संज्ञान था, पूरा नॉलेज था। गुड फेथ में आकर मैंने ऐसा काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, पर वो तो रेलेवेंट हो गया, है ना, मैंने उसके पेट में चाकू मार दिया, तो ये बात रेलेवेंट हो गई ना, ठीक है। नेग्लिजेंस का मतलब है विक्की को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, उसके बाद में विक्की के पेट में चाकू रह जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं रैश में बात करूं कि मैंने फोन करके बोल दिया कि यार एक तो मैंने खून कर दिया है, मेरा डॉक्टर दोस्त है, उसको फोन करके बोला विक्की को बोल छोड़ 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 जाने दे, कंपाउंडर को बोल उसका ऑपरेशन करने के लिए, तो ये रैश हो गया। इलविल की मैं बात कहूं तो आप उस चीज की नहीं समझो कि आप उस चीज को लेकर कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, दैट इज इल विल, ठीक है। गुडविल जो मैंने बनाई है कि मैं एक क्लास लीगल लॉयंस की क्लास टीचर हूं, जो मेरी गुडविल है, और मेरी रेपुटेशन है बॉडीली फीलिंग, समझ में आया, ये सारे के सारे मैंने आपको अभी के अभी बता दिए, क्या 14 समझ में आया क्या है। चलिए Yes, ma'am. अब Definitely. मैं आपको इसके इलस्ट्रेशन की तरफ लेके जाती हूँ, ठीक है। A is accused of receiving stolen goods known to be stolen. उज़्मा एक accused है, ठीक है, क्यों, जानबूझकर उसने stolen goods, चोरी वाले गुड्स लिए, उसको पता था and she is into the knowledge कि ये चोरी के गुड्स है, जो कि समीरा इसको बेच रही थी। अब समीरा को क्या पता, हाँ, कि उज़्मा तो चोरी करते समय पकड़ी जाएगी, कच्ची चोर निकली, तो ये प्रूव हो गया कि जो पोजेशन ऑफ द स्टोलन आर्टिकल है वो चोरी का माल है। तो ये जो फैक्ट है कि एट द सेम टाइम वो पोजेशन में दूसरे आर्टिकल्स भी थे उसके पास, यानी कि उसके पास से एक रिंग नहीं मिली, उसके पास से ब्रेसलेट्स भी मिले, उसके पास घर के बर्तन भी मिले, उसके पास बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिले जो कि प्रूफ कर रहे हैं कि जो उज़्मा है वो तो चोर है, ठीक है, समझ में आया, स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी एंड बॉडीली फीलिंग। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस सेक्शन में समीरा। No, ma'am. It's clear, ma'am. ओके चल, Yes, ma'am. अब इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं, ठीक है। चलिए मैं इलस्ट्रेशंस आप बोलो तो रीड कर लेती हूँ अभी का अभी, चलिए। No, ma'am. कर लेंगे बाद में, आप आगे का सेक्शन करा दीजिए। ऐसे करूं बाद में पढ़ा, Yes, ma'am. Yes, हम कर लेंगे.
और मैम हमने पीछे के वो इलस्ट्रेशन पढ़े हैं ना, मतलब जैसा एक इलस्ट्रेशन है बाकी भी मोस्टली सिमिलर से हैं सबके सब। सब सेम ही है, कुछ एक आधा डिफरेंट मिलेगा, बाकी सारे के सारे सेम है, इसीलिए मैं Yes, एक ही ma'am. इलस्ट्रेशन पढ़ती हूँ, ठीक है ना। चलो ओके मैम। वेरी गुड, मेरे को भी मेरा थोड़ा टाइम बचाया। अब वो मेरे ख्याल से क्लास को कंप्लीट होने के लिए 1-1.5 मिनट ही पड़ा है,